वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है फ्री ऑसिलेशन यानी मुक्त दोलन, इसके अलावा डैम्ड ऑसिलेशन अवमंदित दोलन, फोर्स्ड ऑसिलेशन प्रणोदित दोलन एंड रोजेनेस या अनुनाद। तो ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्री ऑसिलेशन यानी मुक्त दोलन, ये क्या है? व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट्स सच दैट when a body oscillates such that amplitude of its oscillation यानी body's oscillation remains always constant or unchanged, the oscillations are called free oscillation और मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन। यानी जब कोई वस्तु इस प्रकार दोलन करे कि उसके दोलनों के आयाम सदैव समय के साथ स्थिर रहें। यानी जब कोई वस्तु इस प्रकार दोलन करे कि उसके दोलनों के आयाम समय के साथ सदैव स्थिर रहें, तो इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन कहलाते हैं। तो ओवरऑल मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशंस हैं जिसमें दोलनों के आयाम रिमेन्स कांस्टेंट या हमेशा समय के साथ ये स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार के दोलन बहुत रेयर केस में मिलते हैं। ऐसे ऑसिलेशन वैक्यूम में ही पॉसिबल हैं या निर्वात में ही पॉसिबल हैं। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक्स एक्सिस ये है हमारी, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है समय, और वाई एक्सिस ये है हमारी, इस पर डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन, एक और प्लस ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं आयाम से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता एम्पलीट्यूड से, तो प्लस ए एक तरफ, दूसरी साइड माइनस ए। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट हमारा वेरी करेगा और इधर टाइम वेरी करेगा। तो जो हमारी ऑसिलेशंस होते हैं वो साइनसॉइडल हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है, दोनों के आयाम वो समय के साथ स्थिर हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में दोलनों के आयाम समय के साथ स्थिर हैं, तो ये मुक्त दोलन या फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन कहलाता है, जहां पर दोलनों के आयाम समय के साथ न बदलें या स्थिर रहें। आइडियली फ्री ऑसिलेशंस आर पॉसिबल इन वैक्यूम ओनली, यानी आदर्श रूप से मुक्त दोलन केवल निर्वात में ही संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि निर्वात में ही जो वस्तु के दोलन का विरोध नहीं करता, निर्वात में ही ये संभव है। अगर हम मटेरियल मीडियम यानी एयर या अन्य किसी माध्यम में दोलन कराएं वस्तु को, तो वस्तु के दोलनों के आयाम एयर रेजिस्टेंस या मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण दोलनों के आयाम लगातार घटते रहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि होती है। तो इस तरह से किसी मटेरियल मीडियम या एयर में जब भी वस्तु दोलन करती है तो उसके दोलनों के आयाम समय के साथ धीरे धीरे घटते रहते हैं। तो ये सिचुएशन हमारी फ्री ऑसिलेशन की नहीं है। फ्री ऑसिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? दोलनों के आयाम समय के साथ स्थिर रहनी चाहिए। तो ये चीज वैक्यूम या निर्वात में ही संभव है। अगर किसी माध्यम में हम दोलन करा रहे हैं तो उसमें दोलनों के आयाम समय के साथ धीरे धीरे घटते रहते हैं। तो हमें कुछ सीमाओं के अंतर्गत हम वस्तु के दोलनों को मुक्त दोलन मान लेते हैं। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क या स्वरित्र द्विभुज की ऑसिलेशन, इसकी एक साइड को हम रबर पैड पर टच करा के हटा लेते हैं, तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है ट्यूनिंग फॉर्क में स्वरित्र द्विभुज में, उतनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन करता है। ये अलग बात है कि कुछ समय पश्चात इसके दोलनों के आयाम इतने कम हो जाएंगे कि ये रुका हुआ प्रतीत होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल। ऑसिलेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम, यानी निर्वात में स्वरित्र द्विभुज, ये स्वरित्र द्विभुज है हमारा बना हुआ ट्यूनिंग फॉर्क, और सिंपल पेंडुलम के दोलन, ये सब निर्वात में हमें मुक्त दोलन होते हैं। इसमें टाइम पीरियड या आवर्तकाल, किसी भी फ्री ऑसिलेशन में हम टाइम पीरियड निकालते हैं। T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ बॉडी अपॉन स्टिफनेस ऑफ बॉडी।
वेयर एस इज स्टिफनेस ऑफ बॉडी, एम द्रव्यमान की वस्तु की कठोरता है, एस ये है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। स्टिफनेस क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी एकांक विस्थापन के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल। तो ये फोर्स अपान डिस्टेंस इसका फार्मूला हो गया और ये स्टिफनेस कहलाता है। अब आते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी स्वाभाविक आवृत्ति। व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज्ड, यानी व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी या स्वाभाविक आवृत्ति। यानी जब हम किसी वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दें तो वस्तु जिस आवृत्ति से दोलन करती है वो वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ से फार्मूला डिराइव करेंगे। हम जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो इसको 1 फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को n0 से लिखते हैं। n0 इक्वल टू 1/t या 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ स्टिफनेस s अपॉन m मास ऑफ बॉडी। तो इस तरह से ये डिफाइन हो गया हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी स्वाभाविक आवृत्ति। यानी कोई भी वस्तु उस अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद और उसको रिलीज कर देंगे या छोड़ देंगे तो जिस आवृत्ति से दोलन करती है वो उस वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग को ही हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको ओमेगा 0 से लिखेंगे क्योंकि नेचुरल शब्द जुड़ गया है। तो स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति या स्वाभाविक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू 2 पाई n0, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन m आएगा। तो जब किसी वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं हम, तो वस्तु के दोलनों की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन के बाद हम पढ़ते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन। डैम्प्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन ये क्या है? इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ टाइम, then oscillations are called damped oscillation. If amplitude of oscillations of body always decreases with time, then oscillations are called damped oscillation. This is due to friction force, viscous force, etc. in the medium. यानी यदि दोलन करते हुए पिंड का आयाम समय के साथ लगातार घटता रहे या घटता जाए, यदि दोलन करते हुए पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए तो इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं या डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। दोलनों के आयाम में यह कमी घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि के कारण होती है। तो ये हमारा अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। इसमें दोलनों के आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये समय के साथ लगातार घटते रहते हैं। वही सिचुएशन टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है समय, वाई एक्सिस पर विस्थापन है। हमारा विस्थापन समय के साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इस तरह से दोनों के आयाम ये मैक्सिमम थे इधर, फिर दूसरी साइड आके घट गया, फिर इसके बाद और घट गए। लगातार ये समय के साथ ये घटते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दोलन होते हैं जिसमें दोलनों के आयाम समय के साथ कम होते रहते हैं या घटते रहते हैं, ये अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। नेचर में लगभग सारे ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन ही है, और वैक्यूम में ही हम फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन करा सकते हैं। अब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन का थोड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन ओवरऑल क्या हो गया? ये हमारा इसमें दोलनों के आयाम समय के साथ लगातार घटते रहते हैं, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन कहलाता है। हम कंसीडर करते हैं डैम्पिंग फोर्स एफडी। डैम्पिंग फोर्स एफडी अवमंदन बल ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी पिंड के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। डैम्पिंग फोर्स जितना ज्यादा पिंड का वेग होगा
उतना ही ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स यानी अवमंदित बल लगेगा। तो इसको इक्वल कर देंगे, एफ डी इक्वल टू माइनस बी टाइम्स वी। माइनस बी हम एक डैम्पिंग कांस्टेंट जोड़ रहे हैं, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है या अवमंदन नियतांक है। इस तरह से वेयर बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम एंड शेप ऑफ बॉडी एंड साइज ऑफ बॉडी। जहां बी अवमंदन नियतांक है, यह माध्यम वस्तु के आकार और रूप इत्यादि पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम डैम्पिंग फोर्स लग रहे हैं, बॉडी भी वेग से गति कर रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो उसको भी हम इस फोर्स के साथ लिखेंगे। टोटल फोर्स एफ इक्वल टू माइनस बी वी, ये डैम्पिंग पार्ट हो गया अवमंदन पार्ट, और माइनस के एक्स हुक के नियम से ये लगेगा जब हम एक स्प्रिंग के साथ मास को अटैच कर देंगे और मास को एक्स डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, तो ये माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स और एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस तरह से टोटल फोर्स ये आ गया। यदि हमारा बॉडी या पिंड ए एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, तो पिंड पर लगने वाला कुल बल एफ इक्वल टू एम ए, और फिर इस एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू यहाँ टोटल फोर्स में रखेंगे। तो एम ए इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स, सबको एक साइड कर लिया, प्लस हो गए एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। और फिर हम एक्सेलरेशन जानते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, ये रखेंगे प्लस के एक्स। इस तरह से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इसका हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देंगे, एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्सपोनेंशियल बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। हम इस सोल्यूशन की मदद से पहली चीज आयाम या एम्पलीट्यूड इसको डिफाइन करेंगे। आयाम या एम्पलीट्यूड, ये जो कॉस के साथ लगा पार्ट है, ये पूरा यही आयाम है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड आफ्टर टी सेकेंड, टी समय बाद आयाम क्या हो गया, ए इक्वल टू ए जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, टी टाइम है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, अपॉन 2m मास ऑफ बॉडी। तो इस तरह से ये बॉडी का के दोलनों के या वस्तु के दोलनों के आयाम है आफ्टर टी सेकेंड या टी समय बाद। तो इस तरह से हमें ये ज्ञात होता है, हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली वेयर ए जीरो इज इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अतः दोलनों के आयाम चरघातांकी विधि से घटते हैं या समय के साथ घटते रहते हैं, जहां ए जीरो दोलनों का आरंभिक आयाम है। ए जीरो दोलनों के आरंभिक आयाम है और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो डिक्रीज करता है एम्पलीट्यूड को ऑलवेज समय के साथ। इस तरह से अवमंदित दोलन में दोलनों के आयाम एक्सपोनेंशियली समय के साथ लगातार घटते रहते हैं। अब सेकंड थिंग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग। ये ओमेगा डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर। ओमेगा जीरो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के घटने का क्रम हो गया। ओमेगा डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। इस तरह से हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम में ये वैल्यू प्राप्त कर लेगी, जहां ओमेगा जीरो इज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी प्रारंभिक कोणीय आवृत्ति है या कोणीय वेग होता है, और बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, एम मास ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा। हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ई इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए की वैल्यू हम एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू रखेंगे पूरी, ए इक्वल टू ए जीरो एक्सपोनेंशियल बी टी माइनस बी टी अपॉन 2m, इस वैल्यू को रखेंगे और इसका पूरे का स्क्वायर होगा। तो ये
हमारा आएगा ई इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए जीरो स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये माइनस बी टी अपान एम, ये वैल्यू आ गई। और इसमें हम देख रहे हैं ये जो पूरा पार्ट है एक्सपोनेंशियल से हट के, ये पार्ट कांस्टेंट है, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ई जीरो इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा इनिशियल टोटल एनर्जी या आरंभिक कुल ऊर्जा होती है। इसको ई जीरो हम लिख लेंगे, तो टोटल एनर्जी हमारी ई इक्वल टू ई जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपान एम, ये हमारा टोटल एनर्जी का फार्मूला या कुल यांत्रिक ऊर्जा इस तरह से हमारी वेरी करेगी, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है, इसको देखकर लग रहा है। हेंस टोटल एनर्जी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इन डैम्पिंग या डैम्ड ऑसिलेशन, अतः पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा भी चरघातांकीय रूप से घटती है अवमंदित दोलन में। एनर्जी भी घटती है कुल ऊर्जा एक्सपोनेंशियली, और एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। और फिर हम डैम्पिंग कांस्टेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा। हमारा अवमंदन नियतांक या डैम्पिंग कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू होती है बी इक्वल टू माइनस एफ अपान वी, ये फोर्स अपान वेलोसिटी है। इफ वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड देन बी इक्वल टू माइनस एफ, दस इन ऑसिलेशन डैम्पिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग कांस्टेंट इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिटी। अतः दोलन गति में अवमंदन नियतांक का मान अवमंदन बल के बराबर होता है जबकि पिंड का वेग इकाई हो, यानी दोलन गति में अवमंदन नियतांक अवमंदन बल के बराबर होगा तभी जब पिंड का वेग इकाई हो या यूनिट हो। तो फिर हम इस डैम्पिंग कांस्टेंट का हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ बी, डैम्पिंग कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन, फोर्स न्यूटन एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर, या न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया अपान मीटर। जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट ऑफ बी यानी डैम्पिंग कांस्टेंट का मात्रक केजी पर सेकंड, ये इसका मात्रक आ गया डैम्पिंग कांस्टेंट का केजी पर सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे सब लोग। केजी पर सेकंड डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट या मात्रक होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख पाएंगे केजी एम सेकंड टी, तो एम टी पावर -1, ये हमारे डैम्पिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र हो गया। तो इस तरह से डैम्पिंग कांस्टेंट का मात्रक यूनिट केजी पर सेकंड और डायमेंशनल फार्मूला एम टी पावर -1 होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, पीरियोडिक फोर्स आवर्त बल। पीरियोडिक फोर्स आवर्त बल जैसे नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वेरीज सच दैट, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वेरीज सच दैट इट रिपीट्स इट्स वैल्यूज और मैग्नीट्यूड it repeats its values in definite time interval is called periodic force. That is, it repeats its values in definite time interval. This force is called periodic force. यानी जब किसी बाह्य बल का परिमाण इस तरह से परिवर्तित हो, जब किसी बाह्य बल का परिमाण इस तरह से परिवर्तित हो, वह एक निश्चित समय अंतराल में अपने परिमाण को बार बार दोहराए, यह बाह्य आवर्त बल या पीरियोडिक फोर्स कहलाता है। यानी कोई बल का मैग्नीट्यूड इस तरह से वैरी करे, किसी बल का परिमाण इस तरह से परिवर्तित हो कि एक निश्चित समय अंतराल में वो अपने मैग्नीट्यूड को बार बार पुनरावृत्ति करे या बार बार दोहराए परिमाण को, तो ऐसा बल आवर्त बल या पीरियोडिक फोर्स कहलाता है। पीरियोडिक फोर्स का एक जनरल फार्मूला है F इक्वल टू F0। F0 इसका कांस्टेंट पार्ट है, पीक वैल्यू, और साइन ओमेगा टी इसके साथ लगा हुआ साइनोसाइडल टर्म है। ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई या कोणीय वेग हो गया, और टी टाइम है। F0 पीक वैल्यू ऑफ फोर्स यानी उच्चतम मान है फोर्स का F0। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय वेग, 2 पाई n या 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से ये फोर्स पीरियोडिक फोर्स कहलाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पर फोर्स दोनों साइड है। F0 पीक वैल्यू एक साइड है, F0 पीक वैल्यू -F0 दूसरी साइड है। तो इस तरह से हमारा फोर्स साइनोसाइडली वेरी करेगा, और ये हमारा
पीरियोडिक फोर्स हो गया, ये एक निश्चित समय अंतराल में अपनी सारी वैल्यूज को रिपीट करेगा। टाइम पीरियड के बाद सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो ये कहलाता है पीरियोडिक फोर्स या आवर्त बल। इसकी ज़रूरत हमें फोर्स्ड ऑसिलेशन में या प्रणोदित दोलन के केस में पड़ती है। अब आते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन, इसको समझते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, when a body is displaced from its mean position, the body starts oscillation with natural frequency. When a body is displaced from its mean position, the body starts oscillation with its natural frequency omega 0 और 2 pi n 0। हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमेशा ओमेगा 0 से लिखेंगे और इसको समझेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 और 2 pi n 0। नाउ इफ external periodic force F0 sin omega t is applied. Now, if external periodic force is applied, then initially body oscillates with natural frequency. Initially body oscillates with natural frequency omega 0 or 2 pi n 0, but later body starts oscillation of frequency of external periodic force omega or 2 pi n. This type of oscillation in which body does not oscillate with its own natural frequency omega 0 or 2 pi n 0, but oscillates with frequency of some external force omega or 2 pi n. The oscillations are called forced oscillation. यानी this type of oscillation in which body does not oscillate with its own natural frequency but oscillates with frequency of some external periodic force, this type of oscillation is called forced oscillation या प्रणोदित दोलन। यानी जब किसी पिंड को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं, जब किसी पिंड को उसकी मध्यमान स्थिति या माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं, तो वह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से या 2 पाई n 0 से दोलन करता है। तो वो बॉडी को उसकी मध्यमान स्थिति से छोड़ देते हैं, तो वो अपनी स्वाभाविक या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा 0 से दोलन करता है। यदि बाह्य आवर्त बल F0 साइन ओमेगा t लगाया जाता है, इन बिटवीन यदि बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है, तो वस्तु प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से ही दोलन करती है। तो वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करना जारी रखती है, परंतु शीघ्र ही, यानी जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, परंतु शीघ्र ही वस्तु बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करना शुरू कर देती है। यानी वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भूल जाती है, और यानी वस्तु अब अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भूल जा रही है, वो बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति ओमेगा या 2 पाई n से ही दोलन करने लगती है। तो ये जो भूलने की घटना है, इसमें वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भूल गई और वो बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करती है। तो इस तरह से, अतः जब कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 या 2 पाई n 0 से दोलन ना करे, बल्कि वो किसी बाह्य आवर्त बल F0 साइन ओमेगा t की आवृत्ति से दोलन करे, जो आवृत्ति है ओमेगा या 2 पाई n से दोलन करे। यानी वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन न करने के बजाय बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करे, तो इस प्रकार के दोलनों को प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये ऑसिलेशन अपने आप नहीं होते, जब तक बाह्य आवर्त बल लगे रहेंगे तभी तक हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन होगा। इसलिए इनका नाम फोर्स्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि ये बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में ही होते हैं। फिर नेक्स्ट इवेंट रेजोनेंस अनुनाद, रेजोनेंस या अनुनाद। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ओमेगा या 2 पाई n is equal to integral multiple of natural frequency of body omega 0 or 2 pi n 0. If frequency of external periodic force is equal to or integral multiple of natural frequency of body, यानी ओमेगा इक्वल टू k ओमेगा 0, जहाँ ओमेगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति है, ओमेगा 0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k कोई इंटीजर है, 1 2 3 इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में देन एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन ऑफ बॉडी आर इंक्रीज्ड वेरी मच।
are increased very much or very much increased, this event is called resonance. यानी किसी बाह्य बल की आवृत्ति, यदि बाह्य बल की आवृत्ति ओमेगा आर 2 पाई एन वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 और 2 पाई एन 0 के बराबर हो जाए अथवा उसकी पूर्ण गुणित या गुणज हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तब वस्तु के प्रणोदित दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तो दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं, ये घटना अनुनाद कहलाती है। दोलनों के आयाम का बढ़ जाना ही हमारा रेजोनेंस या अनुनाद कहलाता है। ये कब होगा? जब वस्तु की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, यानी जो बाह्य बल की आवृत्ति है ओमेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए वस्तु की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो ये वस्तु के प्रणोदित दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं और ये घटना रेजोनेंस अनुनाद कहलाती है। अनुनाद के केस में, रेजोनेंस के केस में एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू F0 पीक वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स यानी बाह्य आवर्त बल की उच्चतम मान ये अपान 4 पाई स्क्वायर m और ब्रैकेट में n स्क्वायर यानी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति का स्क्वायर माइनस n0 स्क्वायर यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति का स्क्वायर। तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा एम्पलीट्यूड जो बढ़ा हुआ है, इस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजोनेंस की घटना को और स्टडी करते हैं। रेजोनेंस में हम शार्पनेस डिफाइन करते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अनुनाद की तीक्ष्णता। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन होता है हमारा रेजोनेंस कितना फाइन है, बैंडविड्थ यानी हम एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी या नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी करें उसकी, और कितने वेरिएशन पर हमारा रेजोनेंस खत्म हो जाए। ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फ्लैटनेस ऑफ रेजोनेंस पर डिफाइंड होता है। यहाँ हम एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी हमारी है जो कि वेरी कर रही है, और ये वस्तु की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 या 2 पाई एन 0 है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इधर भी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी और इधर भी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड या आयाम है जो कि रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमारा रेजोनेंस शार्प है कि फ्लैट है ये डिपेंड करेगा। अगर हमारा रेजोनेंस जो है एक बहुत शॉर्ट रेंज की फ्रीक्वेंसी में एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स की यानी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति जरा सी वेरी की जाए और रेजोनेंस हमारा खत्म हो जाए, तो इस टाइप का रेजोनेंस कहलाता है शार्प रेजोनेंस या तीक्ष्ण अनुनाद। इसके विपरीत अगर हम एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स यानी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वेरी करें और हमारा रेजोनेंस बना रहे, तो इस टाइप का जो रेजोनेंस है फ्लैट रेजोनेंस कहलाता है। फ्लैट रेजोनेंस में हमें एक लॉन्ग बैंडविड्थ मिलती है जिसके अंतर्गत रेजोनेंस बना रहता है। ये बैंडविड्थ हो गई फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज आएगी वो उसको कहते हैं बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ हो गई हमारी जिसके अंतर्गत रेजोनेंस बना हुआ है, और इस शार्प के केस में हमारी बैंडविड्थ बहुत कम आएगी। ये इस तरह से इस रीजन में ही हमारा रेजोनेंस हो रहा है, इसके बाहर रेजोनेंस खत्म हो जा रहा है। तो शार्प रेजोनेंस में बैंडविड्थ बहुत स्मॉल होती है और फ्लैट रेजोनेंस में बैंडविड्थ थोड़ी सी ब्रॉड होती है या बड़ी होती है। इसको और देखते हैं। इफ स्लाइट डिक्रीज और इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स, इफ स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ external periodic force n or omega, we observe sudden drop in amplitude of vibrations, then the resonance is called sharp resonance और तीक्ष्ण अनुनाद। यानी यदि एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स यानी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति में n या ओमेगा में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और दोनों के आयाम अत्यधिक परिवर्तित हो जाए, तो यह अनुनाद तीक्ष्ण अनुनाद या शार्प रेजोनेंस कहलाता है। इसके विपरीत इफ एन और ओमेगा इज स्लाइटली डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड एंड वी ऑब्जर्व वेरी लेस ड्रॉप इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इफ एन और ओमेगा इज स्लाइटली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स
is slightly decreased or drop in amplitude of oscillation. We observe very less drop in amplitude of oscillation. Then this type of resonance is called flat resonance. यानी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति में यदि थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति में यदि थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तथा दोलनों के आयाम में बहुत कम परिवर्तन हो, दोलनों के आयाम में बहुत कम परिवर्तन हो, तो वैसा अनुनाद फ्लैट या फ्लैट रेजोनेंस कहलाता है, फ्लैट अनुनाद या फ्लैट रेजोनेंस कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस, साउंड रेजोनेंस, ध्वनि अनुनाद, ये पहला एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, हमारा स्वरित्र द्विभुज है, उसको कंपन करा के हम एक बॉक्स में रख देते हैं, बॉक्स खोखले बॉक्स में खड़ा कर देते हैं। तो अगर एयर कॉलम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉक्स के अंदर वायु होती है, वायु स्तंभ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी स्वरित्र द्विभुज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई या इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, तो बॉक्स में हमें रेजोनेंस के कारण साउंड सुनाई देगी, अनुनाद के कारण हमें साउंड सुनाई देगी। तो इसको कहते हैं साउंड रेजोनेंस, ध्वनि अनुनाद। फिर मैकेनिकल रेजोनेंस, यांत्रिक अनुनाद। यांत्रिक अनुनाद जब भी हमारी आर्मी किसी ब्रिज से पास होती है तो उनको सलाह दिया जाता है आर्मी को कि आप ब्रिज पर मार्च पास्ट करते हुए आगे न बढ़ें, डिस्टर्ब ऑर्डर में कदम रखते हुए आगे बढ़ें। तो सेना की टुकड़ी पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती, उसका क्या रीजन है? जो भी हमारा ब्रिज है बना हुआ, ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रिज की कोई स्वाभाविक आवृत्ति होती है। बाई चांस सेना अगर मार्च पास्ट करते हुए जाए और सेना के जो मार्च पास्ट की फ्रीक्वेंसी है वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल हो गई, तो इस केस में ब्रिज के दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाएंगे और ब्रिज के गिरने का खतरा रहेगा। तो इस कारण से इस रेजोनेंस को रोकने के लिए आर्मी को हमेशा डिस्टर्ब ऑर्डर में चलने के लिए, ब्रिज पर डिस्टर्ब ऑर्डर में चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, सलाह दिया जाता है, जिससे रेजोनेंस की घटना न ऑब्जर्व हो और हमारा ब्रिज टूटने से बचे। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, विद्युत चुंबकीय अनुनाद। जो भी हमारा LCR सर्किट होता है उसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि इस फार्मूले से दी जाती है, n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L C। L इंडक्टेंस है सर्किट का, C कैपेसिटेंस है। तो इस सर्किट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो L और C दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे L चेंज करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और C चेंज करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। हमारा विद्युत जो भी हमारा सर्किट है वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले के आधार पर चेंज होता है। ये सर्किट सभी रेडियो, टीवी इत्यादि में लगता है, सेलुलर फोन में जो सिग्नल रिसीव करते हैं। तो हम अपने सर्किट का, यानी रेडियो में हमारे पास एक नॉब होती है, नॉब को हम घुमाएंगे तो हमारे रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी स्वाभाविक आवृत्ति चेंज होती है और फिर जैसे ही वो किसी स्टेशन की आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से मैच करती है या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाती है तो रेडियो हमारा उस स्टेशन के सिग्नल्स को रिसीव करता है, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस होने लगता है। अनुनाद की घटना के कारण हमें उस स्टेशन से आता हुआ प्रसारण रेडियो में सुनाई देने लगता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस या विद्युत चुंबकीय अनुनाद के द्वारा हम रेडियो से विभिन्न स्टेशन के प्रसारण सुनते हैं, टीवी देखते हैं और साथ ही साथ सेलुलर फोन के भी सिग्नल्स कैच क्या या इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस या विद्युत चुंबकीय अनुनाद है। फिर लास्ट में क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज फैक्टर इस नाम से जानते हैं। तो ये रेजोनेंस की क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो इस तरह से क्वालिटी फैक्टर या क्यू गुणांक हमारा किसी अवमंदन प्रणाली की दक्षता की माप है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्यू इक्वल टू क्वालिटी क्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन वन ऑसिलेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन वन ऑसिलेशन अपॉन एनर्जी स्पेंट इन वन ऑसिलेशन। क्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 लित्र में 1 कंपन में संचित ऊर्जा
एक कंपन में संचित ऊर्जा यानी एनर्जी स्टोर्ड इन वन ऑसिलेशन अपॉन एक कंपन में क्षय ऊर्जा, एक कंपन में क्षय ऊर्जा या डिसिपेटेड एनर्जी इन वन ऑसिलेशन। तो इस तरह से ये डिफाइन होती है। फॉर फ्री ऑसिलेशन, मुक्त दोलनों के लिए हमारी जो क्वालिटी है मुक्त दोलनों में, Q इज इनफाइनाइट, क्योंकि एक दोलन में क्षय ऊर्जा मुक्त दोलनों के लिए 0 होती है। स्पेंड एनर्जी इन वन ऑसिलेशन इज 0 फॉर फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन, इसलिए Q लगभग इनफाइनाइट होता है। और प्रणोदित दोलनों के केस में हम देखेंगे, प्रणोदित दोलनों में अवमंदन बलों के कारण क्षय ऊर्जा में अवमंदन बलों के कारण क्षय ऊर्जा की पूर्ति बाह्य आवर्त बल द्वारा किए गए कार्य से होती है। प्रणोदित दोलन में अवमंदन बलों के कारण क्षय ऊर्जा की पूर्ति बाह्य आवर्त बलों या बाह्य आवर्त बल द्वारा की जाती है। इस तरह से Q गुणांक या स्टोरेज फैक्टर किसी अवमंदन प्रणाली की दक्षता की माप है। तो अवमंदन प्रणाली कितनी दक्ष है, ये Q गुणांक या Q फैक्टर से डिफाइंड है। लास्ट में Q हमारी डायमेंशनलेस है, विमाहीन राशि है, क्योंकि ये 2 पाई और दोनों साइड ऊर्जा है, ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है, तो एनर्जी कट जाएगी 2 पाई। तो इस तरह से ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी ये एक विमानहीन राशि है जिससे हम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या Q फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं।